तो देखो वैसे एज पर हमने वो आज करना था, उसके वो क्या कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने थे हमने डिस्कस, और थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करने थे, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल तुम एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ के आना चैप्टर को, कल हम दोबारा डिस्कस करेंगे उसको। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर है बेटा, इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहले इसमें डिजीजेस डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिस्कस की हुई है इम्यूनिटी, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर जो डिस्कस की हुई है दैट इज द ड्रग्स, ठीक है। तो हम इसके 3 पोर्शंस में डिवाइड करके करेंगे। तो पहला पोर्शन जो हम आज स्टार्ट करेंगे दैट इज द इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, ठीक है। हितेशी आज ज्वाइन नहीं कर पा रही। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हितेशी हो गई ज्वाइन? यस मैम। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो। तो आज हम चैप्टर करते हैं स्टार्ट, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा इसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला टॉपिक इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिजीजेस आते हैं, जिसमें हमने वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन ये सारे डिजीजेस करने हैं। दूसरा टॉपिक इसमें आता है इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम। और तीसरा टॉपिक इसमें जो आता है हमारे दैट इज द ड्रग्स। तो हम आज पहला टॉपिक करेंगे दैट इज द इम्यूनिटी। अभी हम डिजीजेस नहीं करेंगे क्योंकि डिजीजेस में तो नाम ही याद रखने हैं, वो हम साथ साथ कर लिया करेंगे। लेकिन इम्यून सिस्टम जो है वो समझने वाला टॉपिक है, इसलिए हम साथ साथ इम्यून सिस्टम। तो पहली बात तो ये है कि इम्यून सिस्टम है क्या, व्हाट इज इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम क्या है? कोई मुझे बता सकता है इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है हमारी बॉडी के अंदर? देखो रोज रोज पता नहीं हम, अब देखो रोज हम बाहर निकलते हैं, है ना, पता नहीं कितने वायरसेस, कितने बैक्टीरिया, कितनी फंगस बाहर घूम रही है ना। तो रोज रोज हम कितने बैक्टीरिया, फंगस के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे ही घर से बाहर से घर आते हैं तो आते ही हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है। उस इनबिल्ट सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम का नाम भी देते हैं, जो हमारे इन छोटे छोटे डिजीजेस के साथ रोज फाइट करके हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें बचा के रखता है इन छोटी छोटी बीमारियों से, जिसकी वजह से हम रोज बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये वाला जो डिफेंस सिस्टम है, इसको हम अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट दीज डिजीजेस, जहाँ अपनी बॉडी को डिफेंड करना इन अगेंस्ट दीज डिजीजेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इस प्रॉपर्टी को हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या हो गया? हमारा डिफेंस सिस्टम, जो हमें छोटी छोटी इन्फेक्शन, जिनसे हम पता नहीं कितनी बार रोज कांटेक्ट में आते हैं ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स के, ठीक है, उनसे हमें बचा के रखेगा। तो उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। और ये प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी जो है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी, इसको हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। तो देखो पहली स्लाइड जो है, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, however only a few of these exposures result in diseases। लेकिन बहुत थोड़े हैं जिनसे डिजीजेस होते हैं। why? It is due to the fact that the body is able to defend from most of the foreign agents, क्योंकि बॉडी जो है वो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम से अपने आप को डिफेंड कर लेती है। This overall immunity of the host to fight against the disease causing organisms conferred the immune system is called as the immunity। उसको हम किसका नाम देते हैं? इम्यूनिटी का नाम देते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी, और इसको हम इम्यून सिस्टम का जो है नाम देते हैं, ठीक। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है,
चाहे मैं हूं, चाहे तुम है, कोई भी है, हर एक के पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक हमारे पास होती है इनेट इम्यूनिटी, इसको हम इनबॉर्न का नाम भी दे देते हैं, या फिर इसको हम नॉन स्पेसिफिक का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, एक होती है इनेट, इनबॉर्न या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का नाम देते हैं, और दूसरी इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी का नाम भी दे देते हैं। तो इनबॉर्न का मतलब क्या है? इनबॉर्न का मतलब है जो हम साथ लेके पैदा हुए थे, मतलब ये मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, एक छोटा बच्चा जो आज ही पैदा हुआ है उसके पास भी है, एक छोटा बच्चा जो 2 साल का हो चुका है उसके पास भी है, 10 साल के पास भी है, और जो ओल्ड है कोई, ठीक है, मतलब तुम लगा लो कि 50-60 साल का है, उसके पास भी ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है। तो हर एक के पास होएगी, बाय बर्थ प्रेजेंट होएगी, और इसको हम नाम देते हैं इनेट, इनबॉर्न और नॉन स्पेसिफिक का। ठीक है, देन एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जैसे क्या हुआ कि मैंने बाहर से कुछ खा लिया सपोज करो, ठीक है, तो जो मैंने खाया वो इतना साफ सुथरा नहीं था, ठीक है, जैसे हम गोलगप्पे खा लेते हैं बाहर से, है ना, आजकल तो बड़ा टाइम हो गया वैसे खाए हुए, है ना, तो खा लेते हैं, है ना, वो भैया कई बार अपने हाथ हूथ बीच में घोल देता है, तो क्या होता है कि हम अगले दिन थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं। तो सपोज करो वो जो पानी मैंने पिया उसमें जो था साफ सुथरा नहीं था, तो इसमें साल्मोनेला टाइफी थे। तो घर आके पता चला कि 2 दिन मुझे फीवर हुआ, तीसरे दिन जब मैंने चेक कराया, पहले तो सेल्फ मेडिकेशन की, फिर जब मैंने चेक कराया तो पता चला कि एक्चुअल में मुझे क्या है, टाइफाइड है। ठीक है, तो जब टाइफाइड हो गया तो मैं टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स खाऊंगी, कुछ मेडिसिन खाऊंगी, और धीरे धीरे मेरी बॉडी भी कुछ ऐसा बनाएगी जो टाइफाइड के बैक्टीरिया को मेरी बॉडी से जो है बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जो मेरी बॉडी ने प्रिपेयर की एंटीबॉडीज या कोई भी सेल्स जो उस टाइफाइड वाले बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफी को मेरी बॉडी से बाहर निकालने में, या उनका मेरी बॉडी के अंदर पॉपुलेशन कम करने में जो हेल्प करेगी, उसको हम नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो, बाहर का खाना मैंने खाया था, इम्यूनिटी टाइफाइड के अगेंस्ट मेरे अंदर आई, तुम लोगों ने तो नहीं खाया, तुम्हें टाइफाइड नहीं हुआ, तो तुम्हारे अंदर वो नहीं आएगी। तो जिस किसी को कोई डिजीज होएगा उसके अगेंस्ट उसी के अंदर इम्यूनिटी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे टाइफाइड हुआ तो मेरी सारी फैमिली जो है वो टाइफाइड के अगेंस्ट इम्यून हो गई, उनको टाइफाइड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो मेरे अंदर इम्यूनिटी आएगी क्योंकि मैंने वो डिजीज के साथ एनकाउंटर किया, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। देखो, विद लाइफ टाइम मुझे वो डिजीज हुआ, ऐसा तो नहीं कि मैं पैदा होते ही उसको साथ लेके आई थी, नहीं, विद लाइफ टाइम जब मैंने अपनी आदतों की वजह से, जब मैंने अपने खाने उसकी वजह से जो था वो डिजीज डेवलप किया, तो जैसे डिजीज डेवलप हुआ साथ साथ क्या आ गई, इम्यूनिटी आ गई, है ना। तो विद लाइफ टाइम एक्वायर की है इम्यूनिटी, इसीलिए इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देंगे। जिस जिस डिजीज के हम कांटेक्ट में आते जाएंगे उस डिजीज के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी आती जाएगी, इसीलिए कहा जाता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और जो कोई किसी के कांटेक्ट में आएगा किसी डिजीज के, ठीक है, उसी के अंदर आएगी, ये नहीं कि उसके सारे रिश्तेदारों में, उसके भाई बहन सब में ये आ जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, एक हमारे पास है इनेट, इनबॉर्न सभी के पास है, हम साथ लेके पैदा हुए थे, ठीक है, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक है। दूसरी है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या फिर हम नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, जो उसी के अंदर आएगी जो उस पर्टिकुलर डिजीज के साथ एनकाउंटर करेगा। विद लाइफ टाइम हम इसको एक्वायर करते हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और हर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए होएगी, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे तुमने कई बार सुना होगा कि अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा, है ना, सुना है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी आ जाती है, अगली बार में उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज एंड समथिंग कोई सेल्स ऐसी चीज बन जाती है, तो वो हम पढ़ते हैं आगे के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इम्यूनिटी जो है नेक्स्ट टाइम के लिए प्रोवाइड कर देती। तो हम दो तरह की इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे, दैट इज द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम पहले जो शुरू करेंगे दैट इज द इनेट इम्यूनिटी, जो सबके पास है।
इस इम्यूनिटी के अंदर बच्चे 4 बैरियर्स आते हैं। पहले बैरियर्स इसके अंदर आएंगे फिजिकल बैरियर्स, दूसरे इसके अंदर आएंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरे इसके अंदर आएंगे सेलुलर बैरियर्स, और चौथे इसके अंदर आएंगे दैट इज द साइटोकाइन बैरियर्स। तो 4 बैरियर्स आएंगे हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी में। पहले जो आएंगे दैट इज द फिजिकल, दूसरे जो आएंगे दैट इज द फिजियोलॉजिकल, तीसरे जो आएंगे सेलुलर, और चौथे जो आएंगे दैट इज द साइटोकाइन बैरियर्स। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जिसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है, उसको हम नाम देते हैं किसका, फिजिकल बैरियर्स का। तो फिजिकल बैरियर्स में हमारे पास 2 आते हैं। पहली जो आती है हमारे पास दैट इज द स्किन। तो पहली जो हमारे पास आती है उसकी हम बात करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज द स्किन। तो फिजिकल बैरियर्स में पहला हमारे पास आता है स्किन। तो स्किन की अगर बात करें तो देखो बाहर कितने इन्फेक्शियस एजेंट्स घूम रहे हैं, कितने मॉस्किटोज मच्छर मुच्छर हमें काटते हैं, लेकिन हमारी स्किन जो है वो किसी चीज को अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देती। क्योंकि स्किन भी अगर तुम ध्यान से देखो तो स्किन का अगर तुम्हें +1 में स्ट्रक्चर किया है तो तुम्हें याद है, तो स्किन के अंदर भी एक बहुत हार्ड हॉर्निफाइड लेयर होती है, कॉर्निफाइड लेयर होती है प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है किसी भी चीज को हमारी स्किन के अंदर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ये बहुत सारी इन्फेक्शन से हमें बचा के रखती है। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है। तो ये हमारा पहला बैरियर है, दैट इज द फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो स्किन के अंदर भी हम किसकी बात करेंगे, दैट इज द लेयर कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, दैट इज द हार्ड लेयर जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद फिजिकल बैरियर्स में दूसरा आ जाता है दैट इज द म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो जितने भी हमारे ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ट्रैक्ट है, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के ट्रैक्ट्स हैं ये वाले, इनके आसपास एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये एक जेल जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसको हम म्यूकस का नाम देते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने बड़ा सारा मुंह खोल के उबासी ले ली, ठीक है, तो कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो था हवा के साथ जो था वो अंदर चला गया, तो मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, म्यूकस सिक्रीट करेगी। पहले तो वो जो गया है मेरे अंदर, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है या जैसा भी है, ठीक है, वो उस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो ये म्यूकस था, इसके अंदर ये रहा, वो ट्रैप हो गया, बुरी तरह ट्रैप हो गया। अब ये मूव नहीं कर सकता, यहाँ से ये हिल नहीं सकता, इमोबाइल हो गया। इमोबाइल हो गया तो यहीं पे रह गया। अब जो आसपास के सेल्स होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, उनके पास बड़े बड़े सीलिया होंगे। सीलिया तुम्हें पता है ना, सीलिया एंड फ्लैजेला। वो सीलिया बीट करेंगे जोर जोर से। तो जब वो सीलिया बीट करेंगे, ये अलोंग विद द म्यूकस या तो हमारे गले में आ जाएगा वापस, या फिर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता हुआ हमारे जो है फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जब गले में आएगा तो हमें एकदम से वापस खांसी आएगी, तो हम इसको स्पिट करके बाहर फेंक देंगे। अगर ये नीचे को चला गया तो ये हमारी बॉडी के जो है फीकल मैटर के साथ ये बाहर निकल जाएगा। मतलब इसने हमारी बॉडी में से जो फॉरेन पार्टिकल एंटर किया था उसको बाहर निकाल दिया बाय ट्रैपिंग इट, मेकिंग इट इमोबाइल, और उसको फिर क्या किया, बॉडी से एलिमिनेट कर दिया। तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो हम इनेट इम्यूनिटी कर रहे हैं, इनबॉर्न जो सभी के पास है। इसमें पहली हमने देखी स्किन, स्किन के अंदर एक हार्ड कॉर्निफाइड लेयर प्रेजेंट है, दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो किसी भी चीज को अंदर एंटर नहीं होने देती। और दूसरी इसके अंदर है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो एक म्यूसिलेज जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसको हम म्यूकस का नाम देते हैं। कोई भी अंदर गई चीज बॉडी के अंदर वो ट्रैप हो जाएगी,
ट्रैप हो जाएगी, इमोबाइल हो जाएगी। इमोबाइल हो जाने के बाद वो मूव नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फिर सीलिया बीट करके उनको कहाँ पहुंचा देगा, एदर इनटू द फेरिंग्स या फिर हमारे फीकल मैटर के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सारे हमारे पास आते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो है, तो दो तरह की इम्यूनिटी है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी हमारे पास है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होएगी ये। ठीक है, accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body। तो ये बहुत अलग अलग तरह के बैरियर्स प्रोवाइड करेगी ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन एजेंट्स है वो एंटर ना होए। इनको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जेनेटिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, नेचुरल भी बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं और फेमिलियल भी बोलते हैं। दूसरी हमारे पास आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर्स हैं। पहले हैं फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर्स, दूसरे हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरे हैं सेलुलर बैरियर्स, चौथे हैं साइटोकाइन बैरियर्स और पांचवें हमारे पास आ जाता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सरफेस डिफेंसेस में देखो इसने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, एक हमारे पास स्किन है, देन एक हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास हेयर्स है। ठीक है, तो फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर्स में देखो क्या क्या आता है। पहली चीज हमारे पास आई बैरियर्स विच डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड अदर एजेंट्स इनटू द बॉडी। तो पहले स्किन आ गई, स्किन इज द हॉर्नी लेयर ऑफ डेड कैराटिनाइज्ड सेल्स। तो ये हमारी स्किन है, ठीक है, जो कि हॉर्निफाइड लेयर है डेड कैराटिनाइज्ड सेल्स की। देन हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स आती हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो आ रहे पैथोजन को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। देन हमारे नाक के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम नेजल हेयर्स का नाम देते हैं। ठीक है, देखो जितनी भी एयर हम इनहेल करते हैं, वो एयर जो है इनहेल करते हैं जब हम, तो उसके अंदर कितनी डस्ट, कितना कुछ होता है। लेकिन जब वो एयर हम नाक के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, तो पहले हमारे नाक के अंदर जो हेयर्स है वो उस एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो कोई भी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल कुछ भी होता है वो हमारे नाक के हेयर्स के अंदर रह जाता है और साफ होके एयर जो है हमारी वो अंदर चली जाती है। तो नेजल हेयर्स की प्रेजेंस की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है। तो ये भी हमारे किस में आ जाएंगे, फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर्स में। तो फिजिकल बैरियर्स में हमने क्या क्या किया, स्किन, नेजल हेयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया। सीलिया का फंक्शन मैंने तुम्हें म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ही बता दिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछो, ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अगर नहीं कोई डाउट तो गिव मी अ थम्स अप, फिर हम आगे चलते हैं। If you want to ask me anything, you can ask. If you don't have any problem, okay. गुरलीन ने दे दिया, ओके। दीपक भी कहता ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स, कुछ किसी ने कुछ नहीं पूछना तो चलो आगे चलते हैं। तो अगले बेटा हमारे पास जो आते हैं दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब क्या है कि फिजियोलॉजिकल होता है जिनकी फंक्शनिंग की वजह से क्या होएगा, हमें इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, फंक्शनिंग की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलेगी, उसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कान के अंदर जो ईयर वैक्स प्रेजेंट है, जिसको हम सिरुमन का नाम देते हैं। ईयर वैक्स जो है, वैक्सी सी एक सिक्रीशन है, हमारे कान के अंदर पड़ी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज हमारे कान के थ्रू डायरेक्टली बॉडी में एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, तो पहला जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जिसकी फंक्शनिंग की वजह से हमें क्या मिल रही है, दैट इज द इम्यूनिटी मिल रही है।
तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में पहले हम करेंगे दैट इज द सीरुमन और ईयर वैक्स, जो किसी भी चीज को हमारे कान के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हम क्या ऐड करेंगे दैट इज द हमारे जो एंजाइम प्रेजेंट है लाइसोजाइम। कहाँ पे प्रेजेंट है लाइसोजाइम? ठीक है, लाइसोजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सारी बॉडी सिक्रीशंस के अंदर होता है एक्सेप्ट 3। कौन कौन सी? यूरिन, यूरिन में नहीं होता। ठीक है, और हमारे इसमें क्या कहते हैं, इसमें नहीं होता, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता, और एक हमारे उसमें प्रेजेंट नहीं होता ये यूरिन, और उसमें याद रखो तुम CSF में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बाकी सारी जगह पे लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो लाइसोजाइम उसकी पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल को क्या कर देता है, डिग्रेड, जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल डिग्रेड होने की वजह से बैक्टीरिया वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा हमारी आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो फटाफट आंख में से पानी आना शुरू हो जाता है। तो आंख के अंदर जो टीयर्स हैं उनके अंदर कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम, जिसकी वजह से अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह गया हुआ होएगा तो वो पानी के साथ निकल जाएगा, क्योंकि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, क्लियर? तो दूसरा हो गया लाइसोजाइम एंजाइम। तीसरा देखो, फीमेल्स के अंदर जो वेजाइनल सिक्रीशंस होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। फीमेल के अंदर जो वेजाइनल सिक्रीशंस होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। अब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ चुके हो, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो शी इज मोर प्रोन टू हैव इन्फेक्शंस, है ना, तो बहुत इन्फेक्शंस हो सकती हैं उसको, लेकिन फिर भी उसको इन्फेक्शंस नहीं होती, क्योंकि जो फीमेल का वेजाइना है वहां पे लैक्टिक एसिड की सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे जल्दी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहां पे कोई जल्दी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो तीसरी हर चीज हमने की दैट इज द लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द वेजाइनल सिक्रीशंस। चौथी चीज इसमें हम क्या करेंगे, हम कई बार बासा खाना खा लेते हैं, जहां बाहर से कहीं से अनकवर्ड फूड खा लेते हैं, लेकिन वो भी हमें बीमार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, HCl। ठीक है, जिसकी एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो स्टेल फूड या अनकवर्ड फूड के ऊपर थे वो सारे के सारे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली हमारा जो बाइल जूस है उसका भी कुछ ऐसा ही एक्शन है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी को जल्दी जल्दी जो है वो क्या नहीं कर सकता, इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता। तो फोर्थ इसके अंदर आएगा हमारा बाइल जूस। देन फिफ्थ हमारे पास जो आएगा दैट इज HCl इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो हमारे के अंदर ये प्रेजेंट होता है HCl, एसिडिक नेचर होती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वेट की। हमारी जो स्वेट होती है वो भी क्या करती है, जो बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, हमारी के ऊपर अगर कोई इसकी गर्मी की वजह से या किसी और चीज की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो भी कर गए हैं, तो जो हमारी स्वेट है जहाँ सीबम प्रेजेंट होता है, ये स्वेट और सीबम जो है वो वहीं पे उसको ट्रैप करके खत्म कर देते हैं। स्वेट जो होती है इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे होएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी एक्सोस्मोसिस हो जाएगी और उसकी वैसे ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बना के देती हैं, दैट इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें पहले आएगा सिरुमन, ईयर वैक्स। दूसरा, टीयर्स के अंदर, सलाइवा के अंदर एंजाइम कौन सा, लाइसोजाइम, दैट इज बैक्टीरियोसिडिक इन नेचर, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। स्टमक के अंदर HCl की एसिडिक नेचर, वेजाइनल सिक्रीशन के अंदर लैक्टिक एसिड की एसिडिक सिक्रीशन। देन हमारे पास बाइल जो है, ठीक है, वो भी इसकी वजह से हमारी किसी भी जो है इन्फेक्शियस एजेंट को ग्रो नहीं करने देता। देन स्वेट एंड सीबम, ठीक है, ये भी जो है हमारी बॉडी के अंदर और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के ऊपर या हमारी स्किन के ऊपर किसी ग्रोथ को नहीं होने देता। इसीलिए कहते हैं कि स्वेट और सीबम जो है वो आना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है, तो ये सारे मिलके बनाएंगे हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों मिलके क्या बना के देते हैं हमें, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी की 3 लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस हमारी हो चुकी है, कौन सी है, दैट इज द फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दोनों मिलके क्या बना के देंगे हमें, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली लाइन ऑफ डिफेंस बना के देंगे। ओके, ठीक है, यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? ओके, ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड बैरियर, दैट इज द सेलुलर बैरियर। कुछ सेल्स हैं बॉडी के अंदर जो क्या करके देंगे हमें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो उनको हम नाम देते हैं किसका, सेलुलर बैरियर्स का। ठीक है, तो सेलुलर बैरियर्स करने से पहले थोड़ा बोर्ड की तरफ ध्यान दो। सेलुलर बैरियर्स में कुछ बैरियर्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम अपने WBCs की बात करें, ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक हमारे पास होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स है वो तुम्हारे पास आगे 3 तरह के हैं, तुम्हें पता ही होगा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और जो तुम्हारे पास ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो आगे 2 तरह के हैं, दैट इज द मोनोसाइट्स एंड दूसरे तुम्हारे पास हैं दैट इज द लिम्फोसाइट्स। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे पहले। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, इनको हम PMNL का नाम भी दे देते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्यों बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो बार बार अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करता रहता है। ठीक है, उसकी बार बार शेप चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको PMNL का नाम देते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। दूसरी चीज इसमें क्या याद रखोगे, इनका नंबर बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो है वो कुछ घंटे का होता है, कम होता है। बट जितनी देर तक ये रहेंगे इनकी फैगोसिटिक नेचर होती है। कोई भी अगर बॉडी के अंदर बाहर से आया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एंटर करता है तो ये उसको क्या कर देंगे, खा जाएंगे। फैगोसिटिक का मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग। ठीक है, क्लियर। तो ये है न्यूट्रोफिल्स। देन हम बात करते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, इनका साइज सबसे बड़ा होता है लेकिन इनका नंबर बॉडी के अंदर बहुत कम, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ घंटे का होता है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स। अगर तो 8 आवर्स के बीच बीच में इनको कोई बाहर से आया फॉरेन पैथोजन मिल गया, देन वेल एंड गुड, तो ये अपनी फैगोसिटिक नेचर शो करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मैक्रोफाजिस। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मैक्रोफाजिस में। मैक्रो बड़े बड़े, फाजिस मतलब खा जाने वाले, तो मैक्रोफाजिस बड़े बड़े सेल्स होंगे जो कोई भी हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शियस एजेंट एंटर करेगा उसको क्या कर देंगे, खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो मैक्रोफेजेस जो है अब वो 2 तरीके के होते हैं, एक मैक्रोफेजेस हमारे पास है वांडरिंग और एक है फ्री। एक जो है, एक है फ्री और एक हमारे पास है फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। फ्री मैक्रोफेजेस कौन से हैं, जो बॉडी के अंदर इधर उधर लगातार पूरी बॉडी के अंदर घूमते रहे, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, सारा टाइम घूमते रहेंगे।
ठीक है। घूमते घूमते अगर उनको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इन्फेक्शियस एजेंट मिल गया तो उसको वो क्या कर देंगे, ग्रैब करेंगे और उसको बॉडी से खत्म कर। फिक्स्ड जो है ये हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर जाके बैठ जाते हैं, उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर जाके बैठ के उसी टिश्यू को प्रोटेक्शन देते हैं। बाहर चाहे कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने भी इंफेक्शियस एजेंट्स घूमे, इनका फिर कोई लेना देना नहीं होता जब तक वो एजेंट हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं आ जाता जिसमें ये बैठे। ठीक है, तो फ्री मैक्रोफेजेस और वांडरिंग मैक्रोफेजेस जो इधर उधर लगातार बॉडी में घूमती रहेंगी। ठीक है, और फिक्स्ड जो एक पर्टिकुलर टिश्यू में एंटर होके वहां पे क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी और थ्रू आउट द लाइफ उसी उसको इन्फेक्शन से बचा के रखेंगे। जैसे लिवर के अंदर कुफर सेल्स हैं, दे आर द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। देन हमारे उसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन के अंदर, दे आर द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। समझ आई चीज? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो थे वो क्या था, साइज इनका सबसे बड़ा, लाइफ स्पेन भी छोटा और नंबर भी छोटा, कुछ घंटे रहेंगे। अगर उतनी देर में इनको कोई इन्फेक्शियस एजेंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस अगर पूरी बॉडी में घूम रही हैं तो फ्री और वांडरिंग मैक्रोफेजेस, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो गई हैं बॉडी के किसी टिश्यू के अंदर जाके, तो हम इसको कहेंगे फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। तो उसी को ही ये इन्फेक्शन से बचा के रखेंगी। एग्जांपल याद करोगे, लिवर सेल के अंदर कुफर सेल्स लिवर के अंदर, और हमारा जो ये है बोन के वो है उनके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो मैक्रोफेजेस हैं वो इन सारे सेल्स में से हाईली मोटाइल एंड हाईली फेगोसिटिक इन नेचर, सबसे ज्यादा मोटाइल है, मूव करेंगी, और सबसे ज्यादा वो क्या है, फेगोसिटिक इन नेचर। ओके, ठीक है। देन कम्स द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स देखो, वैसे हमारे पास बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, लेकिन यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हम करेंगे वो हम बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, एक हमारे पास है एन के सेल। बी और टी तो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आएंगे हम जिसकी बात करेंगे दैट इज द एन के सेल्स। अब एन के सेल्स कौन से हैं, एन के सेल्स हमारे पास देखो कौन से हैं, दैट इज द नेचुरल किलर सेल्स। कौन आ गया वेटिंग रूम में, गुरलीन कहाँ चली गई? तो नेचुरल किलर सेल्स जो होंगे इनको हम नाम देते हैं एनके सेल्स का। इनका नाम नेचुरल किलर क्यों है, क्योंकि जिसके कांटेक्ट में आएंगे उसको मार देंगे। तो देखें जरा कैसे, जैसे ये सपोज करो हमारी बॉडी का अपना सेल है, इसको किसी ने आके इन्फेक्शन कॉज कर दी, तो एनके सेल्स इसको चारों तरफ से आके घेर लेंगे। ये देखो, घेर लिया एनके सेल्स ने इसको चारों तरफ से। जब ये चारों तरफ से एनके सेल्स इसको घेर लेंगे, अब ये यहाँ पे बैठ के एनके सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस सम पोर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। क्या बना के देंगे, ये परफोरिन्स सिक्रीट करेंगे। परफोरिन्स क्या होती है, पोर फॉर्मिंग कंपाउंड्स होती है। वो पोर फॉर्मिंग कंपाउंड्स इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर छोटी छोटी क्या क्रिएट कर देंगे, पोर्स क्रिएट कर देंगे, और इन पोर्स के थ्रू क्या होएगा, टिश्यू फ्लूइड अंदर रन करेगा, मतलब पानी जैसी चीज अंदर भर जाएगी। तो ये जो सेल था जो इन्फेक्शियस था वो स्वेल हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब एनिमल का सेल है तो सेल वॉल तो है नहीं, ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट हो गया तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ आई चीज? तो इसके अंदर नेचुरल किलर सेल्स जो हैं क्या करेंगे, जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। चारों तरफ से घेरने के बाद क्या करेंगे, they will secrete some pore forming chemicals that are called perforins। ये perforins जो हैं इस infected cell के अंदर pores create करेंगी। pores create करने के बाद क्या होएगा, tissue fluid अंदर run करेगा, cell swell करेगा, and ultimately it will burst, resulting in the death of this infected cell। तो जो इन्फेक्टेड सेल था उसकी डेथ हो गई, और जो हमारा जो बाकी सेल्स थे वो इन्फेक्शन से क्या हो गए, बच गए।
ये इसको कहते हैं हम कि सेल को खत्म कर दिया किसने, एन के सेल्स ने, जो कि क्या है, लिम्फोसाइट की टाइप्स, जिसका नाम है नेचुरल किलर सेल। एक ये काम और करते हैं यहाँ बैठ के, कौन सा काम करते हैं, दैट इज एपोप्टोसिस। क्या करते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में कोई सेल अपने सारे काम कर चुका है, बुढ़ा हो गया अब वो, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो सेल वहां से हट भी नहीं रहा, जगह घेर के बैठा है। अगर वो वहां से हटेगा तो कोई और सेल आके वहां पे काम करना शुरू करेगा, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हुआ कि वो सेल वहां से हट भी नहीं रहा और कोई काम भी नहीं कर रहा, तो एन के सेल्स उस सेल को आके ऐसे ही सराउंड करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे, पानी भरेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। मतलब हमने उस सेल को खत्म कर दिया। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब उसकी प्लान्ड सेल डेथ की गई, क्योंकि वो कोई काम तो कर नहीं रहा था। अगर वो हटेगा तो कोई और आके वहां पे काम करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। और इसको करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एन के सेल्स। तो ये हमारे सेलुलर बैरियर के कुछ सेल्स हैं जो हमने किए, ठीक है। पहला हमने जो किया वो कौन सा था, दैट इज द, तो इसमें हमारे पास थे, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स में हमने किए न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, नंबर सबसे ज्यादा, लाइफ स्पैन कम होता है, फेगोसिटिक नेचर होती है। फिर हमने देखे ग्रेनुलो में मोनोसाइट्स, नंबर कम है, साइज बड़ा है, कुछ घंटे के बाद अपने आप को मैक्रोफेजेस में बदल लेंगे। मैक्रोफेजेस सबसे ज्यादा मोटाइल हैं, सबसे ज्यादा फेगोसिटिक इन नेचर है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस दो तरह के होंगे, फ्री और फिक्स्ड। फिक्स्ड में हमने एग्जांपल याद की, दैट इज ऑफ लिवर के अंदर कुफर सेल्स और हमारे ऑस्टियोक्लास्ट इन केस ऑफ बोन सेल्स। देन हमारे पास आया लिम्फोसाइट्स, उसमें हमने कहा कि तीन तरह के होते हैं, बी, टी एंड एन के सेल्स। लेकिन यहाँ पे इस बैरियर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एन के सेल्स को, जो दो काम करेगा, सेल लाइसिस और दूसरा काम करेगा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज द एपोप्टोसिस।